चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाला सबला भाया और बहना ने राम राम। बहन बहना, आपने भारत देश में खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन करबो एक परंपरा से रही है। वास्तव में खेतीबाड़ी और पशुपालन ये एक दूसरा का पूरक है। खेतीबाड़ी से को जो चारों वगैरह हुआ तो आप आपने ढांडा ढोर ने खिला दिया, और ढांडा ढोर से जो भी गौमूत्र या गोबर वगैरह हुआ तो खाद के रूप में आप काम में ले ले वहाँ। और आपने जो आंगन में वो जो पशु बंधेड़ो है उन्हें आप हमेशा एक परिवार का अंग के तरह ही महसूस करें, हाँ समझा। वो जो अपना परिवार को सदस्य है, मूक पशु है, वो कोई बार अगर बीमार हो जाए या संकट में आ जाए और अपनी इच्छा यान रहे कि जो पशु है हमेशा स्वस्थ रहे, ताकि आपने उत्पादन भी बढ़िया मिले और इको संवर्धन आप की तरह से बढ़िया कर सका। हाँ, सरकार की भी तमाम तरह की योजनाएं ई बात में अपने साथ देना कतनी मौजूद हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं और माँ को लाभ आप कहाँ ले सका, और वे योजनाओं को लाभ उठाता हुआ आपने जो पशुपालन है उन्हीं की तरह कहाँ कर सका। तमाम जानकारी ले आज अपना कार्यक्रम में डॉक्टर लाल सिंह जी उपस्थित हैं। राम राम साहब। डॉक्टर साहब राम साहब। राम राम। डॉक्टर साहब अतिरिक्त निदेशक हैं गोपालन का। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको सबसे पहले तो जी कार्यक्रम में। और जो मैं बात कर रही हूँ कि भाई बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, तो वे कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको परिचय हमारा दर्शक भाई बहन थे करावो चाहो। बहुत अच्छी बात आपने पूछी गोविंद भाई। आप किसान भाइयों को सभी को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपको जानकर अति हर्ष होगा कि राजस्थान इस वर्ष दूध उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पहले हम इस दूसरे नंबर पे थे, यूपी हमारे से आगे था। और अभी इस साल की जो डाटा जो भारत सरकार ने रिलीज़ किए हैं उसके तहत हम पहले नंबर पे आए हैं। हम ऊन उत्पादन में पहले से ही पहले नंबर पे थे और दुग्ध उत्पादन में भी राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है। ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कड़ी मेहनत, आप लोगों की जो आप लोगों का सहयोग है पशुपालन में करने में और पशुपालन को बढ़ाने में, उसी का ये प्रतिफल है कि आज राजस्थान जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है। योजनाएं बहुत सारी हैं जिनका लाभ जो है वो पशुपालक ले सकता है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोवंश के लिए हमारे पास में क्या क्या योजनाएं हैं जिनके से आप बहुत सारे जो लाभ जो हैं वो ले सकते हैं। अभी जो भारत सरकार की योजना है उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो अहम योजना है, पहले इस योजना के बारे में हम समझ लें कि ये योजना क्या है। गोकुल मिशन में एंटरप्रेन्योर बनाने की ये योजना है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत सारे जो है गोवंश को पाले और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सके, एंटरप्रेन्योर बनाने की। क्योंकि हम किसान जो है वो उसको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जा सकता है, तो जो वो 10, 15, 20 गायों का पालन करता है तो वो अपने इस योजना के माध्यम से इसको बढ़ाए। तो इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो किसान को एंटरप्रेन्योर बनाने की ओर ले जाना का है, ताकि आप अपने आप में स्वरोजगार मुख हो जाएं और कुछ लोगों को आप रोजगार भी देवें। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 50% सब्सिडी दी है और इसको लेने के लिए इसमें टोटल कितने गोवंश अपने को रखने होंगे, इसमें 200 गोवंश आपको रखने होंगे। और कुल जो योजना है ये 4 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें 50% 2 करोड़ रुपया भारत सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देगी। 2 करोड़ रुपया एंटरप्रेन्योर को जो है लोन के माध्यम से बैंक से ऋण लेके लगाना पड़ेगा और उसमें 10% शेयर जो है वो किसान का होगा। मतलब टोटल योजना में उसका 10% शेयर होगा, बाकी लोन होगा और 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो भारत सरकार द्वारा उसको दे होगी।
और उसको 200 दुधारू गोवंश जो हैं वो उनका पालन करना होगा। ये इस योजना के माध्यम से यहाँ पे पैसा जो है वो हर कंपोनेंट के लिए दिया गया है। आपको शेड बनाने के लिए भी पैसा दिया गया है, आपको छोटा बायोगैस बनाने के लिए भी पैसा दिया गया है, आपको उसके जो मिल्क कलेक्शन है उसके लिए भी आपको पैसा दिया गया है। आप अपनी पूरी इस स्कीम को किस तरह से लागू करेंगे उस तमाम काम के लिए आपको जो है वो पैसा दिया गया है। हर कंपोनेंट में सरकार हर चीज पर, हर स्तर पर एक ध्यान रखे अगर भाई आपने भाई बहन ने कटा कटा पीसा की जरूरत है तो संबल प्रदान करवा का तणी हर स्तर पर उन्हें सहयोग करे है। तो उस वो जो है योजना के माध्यम से अभी तक राजस्थान में 2 गोकुल मिशन जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 2 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। एक हमारे जयपुर में ही है और दूसरी जो है बांसवाड़ा के एक पशुपालक ने इस काम को लिया है। इससे क्या होगा कि जो जिस पर्टिकुलर नस्ल पे, जिस नस्ल विशेष पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप गिर पे काम कर रहे हो, चाहे आप थारपारकर पे काम कर रहे हो, चाहे आप राठी पे काम कर रहे हो, चाहे आप जो है कांकरेज पे काम कर रहे हो, तो उस नस्ल की आपके पास में 200 गायें हैं। 200 गायें आपको करनी है और उसका संवर्धन भी आपको करना है। संवर्धन के लेटेस्ट तरीके जो भी नवीनतम तकनीकें हैं उनका उपयोग करके आप अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में लोगों को रोजगार भी देंगे। ये इस गोकुल मिशन का मूल उद्देश्य है। जी। तो जान गाय का तणी थे, बहुत बढ़िया जानकारी दी। अशान जो दूसरा पशु आपने भाई बहन पाले है, जान भेड़ को पालन करे है, बकरी को पालन करे है, तो वहाँ का ताणी भी कुछ योजना है? वो बहुत मार्मिक क्वेश्चन है आपका। क्यों कि गायें पालने वाले लोग गायें पालते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है हमारा जो है वो ज़्यादातर भेड़ बकरी ही पालता है। और भेड़ बकरियों के लिए भी भारत सरकार में इसी प्रकार की जो है पशुधन, जो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना है उसके अंतर्गत जो है ये प्रावधान किए गए हैं। और इसी में पहले ये भेड़ के लिए और बकरी के लिए 500 मिनिमम जो है, कम से कम 500 उसको भेड़ें और बकरियां रखनी थी। तो उसके लिए अनुदान था कि आप उसमें 50% अनुदान था या 1 करोड़ रुपए की वो पूरा प्रोजेक्ट है और उस 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 50% अनुदान, मिनिमम 50 लाख रुपया आपको अनुदानित था। लेकिन इसमें ये देखा गया कि बहुत सारे किसान जो हैं वो 500 बकरी रखने में सक्षम नहीं हो पाते, एंटरप्रेन्योर उतना बड़ा नहीं बनना चाहते क्योंकि ये तबका थोड़ा सा गरीब भी है और उनके पास में अपने कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस भी हैं। तो भारत सरकार ने इस पे पुनः जो है विचार करते हुए उसको थोड़ा सरल किया। तो अब आप जो है उससे कम बकरियों पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सरल हो गया है, उसे भी 500 से कम में भी आप 200 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो कम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जितनी उसकी कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की उसका 50% जो है वो भारत सरकार आपको अनुदान के रूप में देगी और बाकी 50% जो है आपको बैंक के माध्यम से, लोन के माध्यम से, और 10% शेयर जो है वो आपका। अच्छा देखो डॉक्टर साहब का ये है, ऊँट ने रेगिस्तान को जहाज खे वहाँ जी, और ऊँट बहुत आपने काम भी आवे है। हो सके उनका दूध को की बात तो आप छोड़ दें वहाँ, लेकिन सवारी ढोबा में, खेती बाड़ी में और रेगिस्तान में तो आवाजा भी करवा में भी काम आवे है। तो ऊँट का ताणी कोई व्यवस्था करी सरकार? नहीं, बिल्कुल करी है। ये आप देखो कि ऊँट की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है और ऊँट को सरकार ने इसको बचाने के लिए राज्य पशु भी घोषित कर रखा है कि भाई ऊँट को जो है बाहर, स्टेट से बाहर जो है नहीं जाने देंगे। और हमारे यहाँ के ऊँट पालक भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए जो नया ऊँट का जो बच्चे पैदा होते हैं उस पर सरकार ने जो योजना बनाई है कि जिसके यहाँ पे भी ऊँट का बच्चा पैदा होगा उसको वो रजिस्टर कराए, उसके लिए 10,000 रुपया जो है उसको 2 किस्तों में दिया जाएगा, ताकि ऊँट पालक जो हैं अपने उन ऊँट के बच्चों को आसानी से पाल सकें और उनको जो है पालन पोषण बढ़िया कर सकें। ये भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये योजना जो है वो चलाई जा रही है और बहुत सारे पशुपालक जो है उनको लाभान्वित किया जा रहा है। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है डॉक्टर साहब, आवारा पशुओं को। जी, आवारा पशु खे वो आजकल थोड़ा सा पर बात हो रही कि भाई वाना आवारा पशु मत खेो, वाना निराश्रित पशु खेो। जी, क्योंकि भाई जान में शुरुआत में खेो ना कि भाई
पशु आपने जो आंगन में है जी। वो अपने परिवार को सदस्य है, जी तो चलो निराश्रित पशु कह दें, लेकिन समस्या तो है शहरों में ज़्यादा है। जी आवारा जानवर भी अगर सड़कों पर घूमता रहे है तो जिन जो दूध पी रहे है उन तो मौज है, लेकिन जो जो बेचारों साइकिल मोटरसाइकिलों की टकरा गई है उनका वजह से तो परेशानी हो रही है। जी तो निराश्रित पशुओं की देखभाल भी हुए और वे आम जन ने समस्या भी न करे, ये कथा नहीं कही व्यवस्था। ये वाकई ही किसानों के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आपने इस सही ये प्रश्न जो है किया। आप देखेंगे कि जो भी जानवर, जब हमारा कोई भी फार्मर जो है वो किसान खेती करता है तो सबसे पहले उसके चारों तरफ वायरिंग या करना या तारबंदी करना ताकि कोई भी बाहरी जानवर जो है उसके अंदर ना जाए। तो हर किसान जो है वो इतना सक्षम नहीं होता कि भी वो अपनी बहुत अच्छी बाड़बंदी कर ले जिससे जानवर उसके अंदर ना जाए। तो दो तरीके होते हैं कि किसान को किस तरह से बचाया जाए। एक तरीका तो ये है कि भी आवारा को आप कहीं किसी शेल्टर में डाल दो, किसी जगह पर इकट्ठा कर दो और वो वहाँ से बाहर ना निकले ताकि वो किसान आसानी से अपना खेती कर सके। दूसरा ये है कि हर किसान अपनी बाड़बंदी करे बहुत तकड़ी वाली, तब जाके वो जो है वहाँ सुरक्षित रह पाए कि भाई मैं आराम से हूँ, अब कोई भी जानवर इसके अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन इस पे खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि बेचारा किसान जो है वो उसकी आपूर्ति नहीं कर पाता। तो बेहतर होता है कि इन जो निराश्रित जानवर हैं उनको किसी न किसी बाड़े में किसी न कहीं जो इकट्ठा किया जाए। यही कारण है कि दिनों दिन जो है गौशालाओं की संख्या जो है वो राजस्थान में बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 5 साल पहले मात्र जो है 2000 के आसपास में गौशालाएं थी और 2000 गौशालाओं में लगभग 7 से 8 लाख गोवंश जो है वो संधारित किया जा रहा था, जो निराश्रित गोवंश था। तो पिछले कुछ सालों से इसमें इतनी वृद्धि हुई है कि आज 3636 गौशालाएं जो हैं पूरे राज्य में काम कर रही हैं और उसमें 12.5 लाख के आसपास में गोवंश जो है वो संधारित किया जा रहा है ताकि किसान आसानी से सोए, किसान जो है अपने घर पे चैन से सोए और रात को वो उसको जो है इन जानवरों को घेरने की नौबत ना आए। इन्हीं के लिए जो है, पर इसी निराश्रित गोवंश में गौशालाएं जो हैं वो मेल जो हमारे जो गोवंश थे उनको लेने में थोड़ी सी आनाकानी उनकी बड़ी रहती थी। तो सरकार द्वारा जो है ये तय किया गया कि हम जिला स्तर पर नंदीशालाएं जो हैं वो खोलेंगे जी। और जो भी गौशाला चला रहे हैं लोग हैं उनको ये कहा कि भी आपको हम 50 लाख रुपया देंगे, आप जो है नंदीशाला बनाएं और उस नंदीशाला में 500 नंदियों को संधारित करें। आज नंदियों के लिए 12 महीने का अनुदान जो है वो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। 40 रुपये बड़े गोवंश को, 20 रुपया छोटे गोवंश को ये अनुदान जो है वो 12 महीने के लिए दिया जा रहा है ताकि नंदी जो है आसानी से आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। और जिले स्तर पे इसी प्रकार बहुत सारी गौशालाओं ने जो है नंदीशालाएं जो हैं वो खोली और उन नंदीशालाओं में गोवंश जो गया तब और उस गोवंश को कम से कम आरामदायक जीवन मिला और हमारे यहाँ के जो पशुपालक भाई हैं उनको आराम हुआ कि भी कुछ गोवंश हमारा अंदर चला गया। और सड़कों से जब गोवंश हटता है तो आप सब जानते हैं कि दुर्घटनाएं जो गोवंश की वजह से हो जाती हैं उन दुर्घटनाओं में भी कभी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हम सड़कों से इस गोवंश को हटाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरे समाज को भी उसका लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, निराश्रित पशुओं की समस्या केवल शहरों तक या जिला तक कौन है, आजकल पंचायत स्तर ग्रामीण स्तर तक भी है, तो इतना निचला स्तर पर भी ये योजनाएं काम कर रही है? जी जी जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि उसमें जब हम जिले स्तर पे जो नंदीशालाएं खोली थी तो मात्र हम टोकन पैसा हमने दिया था सरकार ने कि भाई आपको 50 लाख रुपया देंगे, पर इस पे सरकार ने दोबारा इस पे और भी मंथन करके इस चीज़ को देखा कि पंचायत स्तर पे ये नंदीशालाएं होनी चाहिए और पंचायत स्तर पे नंदीशालाएं खोलने के लिए सिर्फ ऐसी जो एनजीओ हैं जो गौशालाएं चलाते हैं उनके पास में 10 बीघा अगर भूमि है तो वो पंचायत स्तर पर अपनी नंदीशाला खोल सकता है। और राज्य सरकार ने उनको 1,57 लाख रुपए का पैकेज दिया, जिसमें ये कहा गया कि 10% पैसा जो है वो संस्था द्वारा लगाया जाएगा, बाकी 90% पैसा जो है वो
सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसमें 250 नंदी जो हैं वो एक नंदीशाला में रखने अनिवार्य हैं। 250 नंदियों का पालन जो है वो एक नंदीशाला कर सकती है, मिनिमम ये करना है उसको। मैक्सिमम वो कितना भी रख सकती है, 500 रखे, 1000 रखे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो रख सकती है। और इस नंदीशालाओं में भी जो नंदी रहेंगे उनको भी 12 महीने का 40 रुपये और 20 रुपये के हिसाब से अनुदान दे है। जी डॉक्टर साहब, फैली खई हो कि गौमूत्र और गोबर एक समस्या के रूप में हाँ कि भाई चलो दूध तो सब पी रहा है, दूध बिक भी रही है जी, दूध का उत्पाद भी बना बेचा जा सके है, आप बेचा भी हाँ, खान पीने में भी काम आवे है, लेकिन वहाँ को जो गोमूत्र है और गोबर है जी, वह एक समस्या है। लेकिन आजकल खाइए कि बहुत देखबा में भी आ रही है, सुनबा में भी आ रही है कि गोमूत्र और गोबर की बहुत ज़्यादा एक मांग सी बढ़ गई है जी, दवाइयाँ भी बन रही है वहाँ की, जी, और तमाम तरह का उत्पाद बन रहा है, वहाँ की धूप बत्ती बन रही है। जी, जी, तो वहाँ का भाई बहन ने वो जो गोमूत्र और कोई वेस्ट के रूप में है जी, उस ई को फायदो भाई बहन ने कहीं मिल सके, किसान स्तर तक भी वो कहीं पहुँच सके। आप बहुत ही बढ़िया जो है प्रश्न है कि दूध जो है हम आज दूध बेचते हैं, लेकिन ये कितने सालों की बात हो गई। आप देखें कि सन 80 से पहले बहुत कम लोग जो हैं वो दूध बेचते थे, और बहुत सारे लोगों का ये भ्रम था कि दूध बेचना और पूत बेचना बराबर है। पर डेयरी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे डेयरी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करना शुरू किया, तो लोगों ने धीरे धीरे दूध बेचने का काम को शुरू किया, और दूध से पैसा आना लगा तो लोगों में सामर्थ्य बढ़ा। ठीक इसी प्रकार अगर आप ये देखेंगे कि गोबर और गौमूत्र से अगर किसान को पैसा आना शुरू हो जाए तो ये निराश्रित गोवंश की समस्या भी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्यों? अब अगर दूध नहीं दे रहा है गोवंश या कोई भी पशु, तो जनरली आप सड़कों पे उसको छोड़ देते हैं, निराश्रित छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसके गोबर और गौमूत्र से आपको पैसा आना शुरू हो जाए तो किसान के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उस चीज़ को उतने पैसे में उस पशु को आराम से पाल सकता है, और ये किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी मांग भी आने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर जगह ऑर्गेनिक 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 हो रहा है। जी बिल्कुल। कि हमने भी हमारे डूंगरपुर ज़िले को राज्य सरकार ने ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है, बहुत सारे राज्यों ने पूरे राज्य को ऑर्गेनिक घोषित कर रखा है। लेकिन ऑर्गेनिक होगा कैसे? होने का आधार है गोबर, गौमूत्र। जो गोबर खाद बनाने का महत्वपूर्ण रिसोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, वो खाद उसी से बनाई जा सकती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो इसका उपयोग जो है वो खाद के रूप में हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और हम भी कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे पंजाब के लोग जो हैं वो राजस्थान से गेहूं ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो यूरिया का उपयोग करते हैं। राजस्थान में बिरानी होती है, इसमें कोई भी खाद हम डालते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे जो जानवर चढ़ता है उसी का गोबर उसी में रहता है, वही खाद के से काम आता है, और उसी खाद के से वो उत्पादन होता है। और उसी उत्पादन को लेने के लिए पंजाब के लोग आते हैं। तो अगर हम यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो राजस्थान के पास तो स्थान भी नहीं है कि पंजाब तो इधर आ सकता है, राजस्थान कहाँ जाएगा? सही बात। तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, और इस समस्या का समाधान एक ही है कि राज्य सरकार ने भी इस पे बहुत सारा मंथन किया, और उसी मंथन के अत्याधीन रहते हुए बायोगैस संयंत्रों का निर्माण शुरू करवाया गया। तो बायोगैस संयंत्र जो है, जिससे क्या होगा कि किसानों का जो गोबर है वो एक जगह आएगा, मैनेजमेंट उसका सही होगा, उसी जो गोबर से बायोगैस संयंत्र चलेंगे, वहाँ से बायोगैस का उत्पादन भी होगा, और जो बायोगैस निकलने के बाद में जो स्लैरी बचती है जी, उस स्लैरी को फिर उसका अलग उत्पादन बढ़ाया जाए। स्लैरी को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, जिसमें से उसका सॉलिड पार्ट जो है, उसका ठोस पार्ट अलग हो जाता है, और तरल पार्ट जो है पानी वाला वो अलग हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि ये स्लैरी जो है वो कम से कम 1 महीना तक उस बायोगैस प्लांट के अंदर गोबर रहता है और उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो बाहर निकलती है।
तो इतने दिन रहने के बाद में जब बाहर निकलती है तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, वो उसमें मिक्स रहते हैं। तो उनका जो पानी है वो भी उपयोगी है, और वो जो सॉलिड है, जो ठोस आया है, उस ठोस से भी हम आगे खाद बनाते हैं। जैसे प्रोम आपको बनाना है तो आपने उसके अंदर जो हमारे पास में रॉक फॉस्फेट है, उस रॉक फॉस्फेट को मिलाया। रॉक फॉस्फेट को मिलाने के बाद में कुछ बैक्टीरिया भी उसके अंदर कुछ मिलाए जाते हैं, ताकि रॉक फॉस्फेट का जो फॉस्फोरस है वो अवेलेबल फार्म में जो है मिले उस खाद के अंदर, और वो जब खाद पौधों को दी जाए तो पौधे आसानी से उसको यूज़ करें और वो पौधे जो हैं उस पर ग्रो करें। तो प्रोम का जो यूनिट है पूरे राजस्थान भर में, अगर हम प्रोम के उत्पादन को इन गौशालाओं में जो प्रोम के उत्पादन को शुरू करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर का उत्पादन बढ़ जाएगा। और इस पे ऑर्गेनिक मैन्योर, जब अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर बाजार में मिलेगा तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा कि भी वो यूरिया को कम करके, यूरिया को ना काम में लेके और ऑर्गेनिक मैन्योर को काम में लेके उससे उत्पादन करें। जब हम ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके किसी भी फसल को उत्पादित करते हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो समाज को मिलता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक उत्पादन है उसको अगर कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई भी व्यक्ति उपयोग में लेगा तो निश्चित रूप से उसको किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। एनिमल का जो स्वास्थ्य है वो तो हम सुधार ही रहे हैं, उसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य भी सुधार उसमें हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं सुने क्या गोमूत्र और गोबर से कीटनाशकों को भी निर्माण हो रही है? जी जी जी। और क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का अगर उत्पादन आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो केमिकल स्प्रे तो नहीं कर सकते। तो केमिकल स्प्रे नहीं करना है, इसके लिए आप सब जानते हैं कि गोमूत्र जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है। जब अभी तो बहुत सारे घर पक्के हो गए, जिस ज़माने में कच्चे घर जब लोगों के पास होते थे तो आंगना जो है वो गोबर और गोमूत्र से ही लीपा जाता था, और उस पे आपने कभी देखा हो तो कोई भी कीड़ा जो है वो उस पे नज़र नहीं आता था जी। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसमें वो गुण थे, वो एंटीसेप्टिक गुण थे कि वो कीड़ा जो है उसके ऊपर कभी मूव नहीं करता था और कीड़े कभी आते नहीं थे। और जब भी हमारे यहाँ पे हवन होते थे तो गौमूत्र का जो है वो छिड़काव होता था। क्यों? क्योंकि गौमूत्र जो है वो अपने आप में एक पवित्र चीज़ थी और एक एंटीसेप्टिक था, तो कोई भी चीज़ें उस चीज़ को खराब नहीं कर सकती थी। तो इसी गौमूत्र को बहुत सारे किसान भाई हमारे से पूछते रहते हैं कि साहब गौमूत्र अगर 6 महीने पड़ा रहे तो क्या होगा? गौमूत्र सालों साल पड़ा रहे तो भी कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप उसका छिड़काव करिए फसल पे, बशर्ते कि कोई भी बीमारी आने से पूर्व। बीमारी आ गई तो उसका अलग इलाज करना पड़ेगा, लेकिन बीमारी आने से पूर्व अगर आपने गौमूत्र का फसल पे छिड़काव किया है तो उससे आपको कितना बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गौमूत्र की स्मेल से भी 15 दिन तक वहां पे कोई कीट जो है वो नजदीक नहीं आता, सिर्फ गौमूत्र से ही। वो अपने आप में एंटीसेप्टिक है। अगर हम इसका कीटनाशक बना दें, अगर हम इसी गौमूत्र में नीम, इसी गौमूत्र में धतूरा, इसी गौमूत्र में तंबाकू वगैरह चीज़ें डाल के इसको थोड़ा और तेज़ बना दें तो ये पूरे कीटनाशक की तरह काम करता है और जो भी हमारी फसल है उसको खराब होने नहीं देता। क्योंकि गौमूत्र की स्मेल 15-20 दिन 25 दिन तक जाती नहीं है जब आपने छिड़काव कर दिया। फिर आप 20-25 दिन बाद में छिड़काव करें। जो वेजिटेबल्स पे बहुत सारे लोग हैं वो इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो है ऑर्गेनिक जो वेज सब्जियां उगाते हैं वो बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं। और पशुपालक भाई इसको अच्छी तरह से समझ चुका है कि भाई इसमें हमारे को बहुत अच्छा लाभ भी मिलने वाला है, हमारा खर्चा भी कम होता है। क्योंकि केमिकल अगर अपन लेके आएंगे तो उसका पैसा बहुत सारा लगता है, गौमूत्र पे हमारा वो तो घर में उपलब्ध है, तो उसी को वो काम में लेके अपने आप को खुशहाल बना सकता है। तो डॉक्टर साहब यह बात बहुत बढ़िया आप बताई कि गौमूत्र और गोबर से जो उत्पाद बैणी वे जानवरों के अपने ढांडा ढोर का स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान का स्वास्थ्य ने भी
बढ़िया त्रान को रही जी क्योंकि आजकल कहिए कि जैविक खेती की बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है और जैविक उत्पाद था का मुंडा से सोड़न मैंने बहुत बढ़िया लगी। जी पहली तो भाई पंजाब जाता लोग हाँ, खेती बाड़ी सीखबा खेती बाड़ी करबा जी, तो जी। भाई पंजाब की जो उत्पादन है वो उन्हें सीखबा की जरूरत है। जी और यह बात जो था का मुंडा सौ बार में सुनी हूँ कि भाई पंजाब का लोग तो गेहूँ खरीद बाटा आ रहा है जी जी क्योंकि अटा जैविक उत्पादन हो रहा है। जी तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि हर बार जो थे कि भाई दूध उत्पादन में भी आपनो जो राजस्थान है पूरा देश में नंबर 1 है। जी तो मैंने उम्मीद है कि ये तमाम योजनाओं ने मका भाई बहन जान सीख समझ और इन्हें उपयोग में लेर आगे सो आगे और न केवल खुद का जो काम धंधो है या खुद को जो गोदूध को उत्पादन है उन्हें बढ़ावला बाकी देश के जो आर्थिक तंत्र है उन्हें बढ़ावा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावला। डॉक्टर लाल सिंह जी मका कार्यक्रम में पधारे बहुत बढ़िया जानकारी दी था घना घना धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। राम राम।